के साथ रितिका पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम जिस शख्सियत से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं, उन्हें दबंग अधिकारी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं वो वाकई बहुत कम अधिकारियों में देखने को मिलती है। उनका मानना है, चाहे सांप्रदायिक तनाव हो या दबंगियों का प्रभाव हो, चाहे आतंकियों का घेराव हो या महामारी का प्रभाव हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, चाहे जलसा या समारोह हो, हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। मैं देश का रखवाला हूं, मैं खाकी वर्दी वाला हूं। न्यूज 21 के आज के शो में पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी के साथ खास मुलाकात। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उस चीज के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए। काफी सारी बातचीत हम करेंगे जोशी जी, आपकी डिबेट्स वगैरह हम देखते रहते हैं, आखिर आप हमारे स्टूडियो आए, मैं बहुत अच्छा लगा। काफी सारी चर्चाओं में हम आए दिन आपको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि आप पुलिस विभाग से जुड़े हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि क्राइम, आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था से लेकर राजनीति से लेकर इन सारे विषयों पर आपसे चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके परिवार और आपकी थोड़ी शिक्षा के बारे में हम बातचीत करेंगे। जी जोशी जी। देखिए रितिका जी, मैं बूंदी में तो पैदा हुआ, झालावाड़ का रहने वाला हूँ। कोटा में अध्ययन किया, कुछ पढ़ाई अजमेर में हुई, कुछ पढ़ाई बीकानेर में हुई जी। बीकानेर से मैंने बीए पास किया, एलएलबी के 2 साल पास किए, तीसरा नहीं कर पाया, नौकरी लग गई, सब इंस्पेक्टर रहा। तो सबसे पहले भरतपुर, बयाना, गढ़ी बाजना, वहाँ मेरी पोस्टिंग लगी, माचलपुर, करौली। फिर उसके बाद कोटा रहा, कोटा में ट्रैफिक में रहा काफी, वहाँ थानों में रहा। फिर जयपुर आ गया 98 से, और 98 से यहाँ 5-6 थानों में इंचार्ज भी रहा, ट्रैफिक में भी रहा। और फिर मैं 2015 में एडिशनल एसपी से सेवानिवृत्त हुआ। और तब से उसके बाद देखिए आप कि मैंने 3rd ईयर लॉ पास किया, फिर मैंने 1 साल की एलएलएम पास की, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने किया था ये 3rd ईयर पास। अच्छा। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हाई कोर्ट में। तो इस तरह से मेरा अपना जीवन चला, शुरुआत हुई, और सेवा अच्छी तरह से निकल गई। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे सर आपको कि आप पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं, पुलिस विभाग का आपको लंबा जो कह सकते हैं अनुभव है आपके पास। ऐसे में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस सर्विस में आने का निर्णय किसका था? आपके माता पिता चाहते थे कि आप इस क्षेत्र को चुने, या कहीं से आप इंस्पायर हुए थे? देखिए रितिका जी, मेरे पिता भी पुलिस में थे। अच्छा। हाँ, और मेरे पिता बूंदी में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई थी जिसमें पुलिस में रहते हुए रास्ते में चलते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। तो मैं छोटा था उस समय, तो मेरे मन में यही था कि मैं भी पुलिस में जाऊंगा, और मेरे मन में अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहा वो चीज। और उसके 10 साल बाद, पूरे 10-11 साल बाद मैं फिर पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। पढ़ाई वगैरह आपने वहीं से की है? हाँ, बीकानेर बताया ना मैंने, बीकानेर से पढ़ा, कोटा में पढ़ाई करी, अजमेर से पढ़ाई करी। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना आपने बताई। हाँ, फिर उसके बाद हम पुलिस में आ गए, तो यही सोच के आए थे कि उसी लगन और ईमानदारी से काम करेंगे, और वो किया भी, और उसमें कई हद तक सफल हुए। जो आज की परिस्थितियों में पुलिस को जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं जी, ये परेशानियां पुलिस ने अपने आप अर्जित की हैं। ये कोई ऊपर से कोई थोपी नहीं जाती। जैसे मैंने पहले की पुलिसिंग देखी है, अब की भी देख रहा हूं। बिल्कुल, आपको लंबा अनुभव है। हाँ, तो जब मैं आज की देखता हूं कि एमएलए, एमपी किस तरह से अधिकारियों से बात करते हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। जी बिल्कुल। एमएलए कहते हैं हमने आपकी लगाया हमारे इलाके में, थाने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले होता ही नहीं था। काफी अलग था। पोस्टिंग बिल्कुल नहीं करा सकते थे, राजनीतिक पोस्टिंग होती ही नहीं थी। आईजी और एसपी पोस्टिंग होती थी, डीजी अपनी इच्छा से व्यक्ति लगाया करते थे जो जिस काबिल है वहां। और आपको कोई परेशानी है तो आप जाकर के उनसे कहेंगे साहब मेरी पोस्टिंग मुझे वहां चाहिए।
अच्छा। तो वो आपको क्यों चाहिए ये वो बता गया, आप बता दीजिए, पोस्टिंग हो जाएगी। पोस्टिंग। राजनीतिक पोस्टिंग्स उस समय बहुत कम हुआ करती थी। जी। आज तो स्थिति है कि कांस्टेबल से लेकर और डीजी तक सारी पोस्टिंग्स में 99% राजनीति से होती है। अब क्या है हमारे यहाँ, पहले जाति और धर्म का ज्यादा रोल नहीं था इसके अंदर, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब क्या हो गया, धर्म और जाति का भी रोल आ गया। वहां किस जाति का एमएलए है, सही बात है, तो वहां बिल्कुल किस सही जाति बात है। के पुलिस वाले को लगाया जाएगा। मतलब ये ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हो गई, और इस वजह से हमारे पुलिस के अंदर बहुत सारी कमियां अंदर चली गई। और उसकी वजह से पुलिस क्या होती है, ऐसे समय में कई बार पुलिस को मुंह की खानी पड़ती है। मुंह की खानी पड़ती है। जब दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, हम्म। जब इस तरह की बातें होती है जहां आपको न्यूट्रल दिखना होता है, हम्म। वहां उस समय आपके ऊपर प्रश्न खड़े होने लग जाते प्रश्न हैं। खड़े होने लगते हैं। बहुत बहुत। जी बिल्कुल, हम अब आपसे काफी सारी जो चर्चा है जारी रखेंगे। इसी बीच हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से और विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि आपने बताया था, और कौन कौन से मेरे विभागों यही में 2 आपने? विभाग रहे जी। कि मैंने या तो ट्रैफिक में ज्यादा नौकरी की है, लंबा या मैंने थानों में नौकरी की है। थानों में नौकरी। और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में मैं 1 साल जरूर रहा, अच्छा, जब मेरा प्रमोशन हुआ था। जब आपका प्रमोशन हुआ था। हाँ, जब मैं डीवाईएसपी बना इंस्पेक्टर से, तो ऑपरेशन ग्रुप में हुआ। तो यहाँ मीर अपहरण कांड हुआ था। अच्छा। महावीर नगर 3rd में। उस समय में मैं उसका जांच अधिकारी था, उसमें उनको अपराधियों को सजा हुई थी। जी। तो ये देखा था, इन सब बड़े बड़े कई गंभीर प्रकृति के उस समय अपराध हुए थे, जिनका इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा किया गया था। आपके द्वारा। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए सर, बात करें ना तो पुलिस महकमे की जो छवि है, अच्छी कम और खराब थोड़ी ज्यादा बताई जाती है। आम जनता के मानस पटल पर अगर हम बात करें, पुलिस की छवि नकारात्मक क्यों है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस विभाग में लगन और ईमानदारी से काम करने वालों पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि छवि खराब हम आपसे, मेरा जो मेन सवाल है, क्यों मानी जाती है? आप इन सब पर बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अपने विचार। देखिए रितिका जी, इसका मुख्य कारण ये है कि पुलिस का सीधा सामना पब्लिक से होता है, और पब्लिक पुलिस के पास तभी जाती है जब वो परेशानी में रहती है। परेशानी में रहती है। कोई एंजॉय करने या वहां कोई प्रोग्राम में तो आती नहीं है। बिल्कुल। वहां जब उसके जैसे चोरी हो गई तो वो परेशान है, उस समय पुलिस के पास जाता है। मारपीट हो गई तो उस समय पुलिस के पास जाता है। सही कह रहे हैं। जो भी घटनाएं घट जाती, मर्डर हो जाता है, तो पुलिस के पास जाता है। तो चेन स्नैचिंग हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उसके बाद। अब उस स्थिति में क्या होता है, जब पुलिस से वो क्या आशा रखता है कि न्याय मिले, जब न्याय मिले और उसकी बात तुरंत सुनी जाए। सही कहा। लेकिन जनसंख्या और अपराध की तुलना में पुलिस की संख्या बहुत कम है। ठीक है। अपने यहाँ 6000 व्यक्तियों पर एक पुलिस वाला होता है। अब आप बताइए, 6000 व्यक्तियों के ऊपर एक पुलिस वाला, उसको कैसे कंट्रोल करेगा? कि रात को वो गश्त भी देखता है, बीट भी देखता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है और आप कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, आप मतलब एफआईआर लिखाने जाते हैं, तो फिर आपकी सुनवाई नहीं हो पाती, सुनवाई नहीं हो पाती, बहुत बड़ा फिर उसके लिए क्या होता है, अप्रोच लगाई जाती है। अब हमारे यहाँ जयपुर में जो मैंने देखा है कि छोटी मोटी रिपोर्ट लिखानी हो तो भी सिफारिश आती है थानों में कि साहब ये फलाना आ रहा है, इनकी रिपोर्ट लिख लीजिएगा, इनके ऐसे इस तरह की बात हो गई, ऐसा है। तो ये जो चीजें होती हैं, उस स्थिति में पुलिस वाला आपसे ऐसी परेशानी में कि रात को वो गश्त किया हुआ है, वो शाम को दिन में अपने घर जाता है, सो करके शाम को फिर आ जाता है, आते ही उसको फिर एफआईआर मिलती है, फिर उसको कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, और वो तनाव में इतना रहता है जितना तनाव में जो आने वाला है, जो शिकायत करता है, उतने ही तनाव में वो रहता है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक को उसको रिलीफ नहीं मिल पाता है। और दूसरा, मान लीजिए सड़क पे जा रहा है, ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, तो अब पब्लिक के अंदर अवेयरनेस तो है, सब जानते हैं हेलमेट लगाना चाहिए, लाइसेंस रखना चाहिए, बेल्ट लगाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नहीं लाते हैं, लापरवाही बरतते हैं। और फिर जैसे पुलिस वाले ने पकड़ा, वैसे या तो सिफारिश करेंगे, उसको टेलीफोन बाजी करेंगे या कुछ करेंगे,
या फिर वो अगर मान लीजिए 1,500 रुपए का चालान है तो 100-200 रुपए 500 रुपए दे के छूटने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है कि उसके साथ बैठने वाले बच्चा भी देखता है, अगर उसको रोका है तो आसपास निकलने वाले भी देखते हैं कि देखो ये पुलिस वाले से क्या बात कर रहा है। फिर ये पुलिस की एक बनी हुई है कॉटेज, उसमें चले गए अंदर और उसने पुलिस वाले को पैसा दिया। तो क्या होता है कि ये सब चीजें आम नागरिक को नजर आती है, आम नागरिक दूसरे विभागों में इस तरह की चीजें नजर नहीं आती, जबकि पुलिस से ज्यादा भ्रष्ट विभाग दूसरे बहुत है। जोशी जी, आपने बहुत सही बात कही है, पर मैं एक ही चीज बीच में आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल देखा है कि ट्रैफिक पुलिस की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तो 18-18 साल के जो बच्चे हैं वो भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, और जब चालान होता है तो जैक लगवाने की बच्चों की बहुत आदत होती है कि एमएलए से फोन करा रहे हैं, एमपी से फोन करा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रितिका जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में। बिल्कुल। आज आप देखेंगे SMS स्कूल हुआ, महावीर पब्लिक स्कूल हुआ, ये इधर काफी सारे बहुत सारे स्कूल हैं जिनके अंदर बड़े बड़े बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे मैंने बच्चे हैं 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चे हैं, वो सब जाते हैं तो सबके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होते हैं। सही कह रहे हैं। और वो 2-2 3-3 बैठ करके जाते हैं। अब क्या है, ये जो हमारा कानून बना है इसके अंदर उम्र देखी हुई 18 साल से कम वाला वाहन नहीं चलाएगा। सही। और जबकि वाहन चलाता है वो 12-13 साल से ही वाहन चलाना चालू कर देता है। और मैं तो देखता हूं कि बाप जो है अपना बेटा 5-6-7 साल का होता तब से उसको स्टीयरिंग पकड़ाना चालू कर देता है। और पर हमारे कानून बने हुए हैं कि साहब 18 साल से कम उम्र का नहीं चलाएगा। और अगर 18 साल से कम उम्र का चलाएगा तो क्या होगा? अब मान लीजिए किसी पिता ने अपने 18 साल से कम के बच्चे को दे दिया है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो लायबिलिटी पिता के ऊपर आती है। अब जैसे जो महाराष्ट्र वाला मसला है, चर्चा पे भी जरूर आएंगे, उसमें आती है। तो बात यह है कि जब 18 साल से कम के, अब जैसे हम जब पढ़ते थे तब 5 साल तक हम चप्पल ही नहीं पहना करते थे, चड्डी बनियान में ही मोहल्ले में घुमा करते थे। लेकिन आज वो स्थिति थोड़ी है। आज 2.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, 2.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है। आप उसको नेकर का पता है, उसको चड्डी का पता है, उसको अपने अवेयर है, वो अवेयर है। और छोटे बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया जाता है, मेरा ये कहना है कि अब कानून के अंदर उसके हिसाब से परिवर्तन होना जरूरी है। बिल्कुल। आप उसको कह रहे हैं कि वो नाबालिग है, आप कैसे कह रहे हैं नाबालिग है? बिल्कुल। जो चीज, जो अपनी गंभीरताएं समझता है, जो जिन बातों को समझता है, वो फिर उसके बाद नाबालिग थोड़ी कहलाता है। बिल्कुल नहीं कहलाता। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इन सब चीजों के बारे में ध्यान देने के लिए, समय देने के लिए हमारे राष्ट्र के जो राजनेता हैं, इनको फुर्सत नहीं है कि क्या हमको कानून में क्या परिवर्तन करना है, क्या पुलिस में हमें आगे कितना बढ़ाना है, क्या हमें कानून में बच्चों को शिक्षा किस प्रकार की देनी है, और अगर ये छोटे बच्चे पकड़े जाते हैं तो क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में किसी को फुर्सत नहीं है। अपराध हो जाते हैं, अपराधों के बारे में कैसे कंट्रोल होने चाहिए। मैं समझता हूं भारत के अंदर जब प्रजातंत्र लागू हुआ तो इसलिए हुआ था कि हर 5 साल में राजनेता परिवर्तन होकर आए और होकर के वो नई नई चीजें लाए, नए नई इजाद करें। मैं ये देख रहा हूं कि सन 47 के बाद से अब जाकर के आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में 1861 के कानूनों में अब परिवर्तन हुआ है जो 1 जुलाई से लागू हो गए। और आप देखिए कि उन परिवर्तनों में अभी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि न तो इतनी पुलिसिंग है उसके हिसाब से। उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं कि आप 3 साल के अंदर न्यायपालिका में कोई चालान जाएगा तो उसका निर्णय होना चाहिए, 90 दिन में चालान पेश होना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना तो 180 दिन में करना पड़ेगा, नहीं तो अदालत से मंजूरी लेनी चाहिए। मतलब अब ऐसी चीजें हो गई हैं। अब आप देखें, आप कहीं जाएं तो हर थाने के अंदर ढेर पड़े हुए होंगे वाहनों के, बिल्कुल ढेर असंख्य दुनिया भर के। आपको कहीं जाना होगा, रितिका जी कहाँ रहती है, जैसा वो एक मोहल्ला है जहाँ बहुत सारी गाड़ियां पड़ी होंगी, उसके पीछे उनका मकान है, तो आप जाके देखोगे तो वो थाना मिलेगा, थाने में बहुत सारी गाड़ियां पड़ी हुई है। अब आप बताइए कि इन 75 सालों में किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये वाहन इतने पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट होके आ गए, किसी कारण से आ गए, तो इनको पटका क्यों रखा है, उनका क्या निस्तारण नहीं हो सकता?
बिल्कुल हो अब सकता क्या है होता है, अब वो आ रहा है उसके अंदर, अब जो नया कानून है उसमें जी, ये आ रहा जिसकी आपने जिक्र किया। है। हाँ, अब नया आ गया कि अगर एक्सीडेंट हो गया या किसी अपराध में कोई वाहन पकड़ा जाता है, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, एक कॉपी आपके पास रखेंगे थाने में, एक कॉपी एक न्यायालय में कॉपी चली जाएगी बिल्कुल और वाहन सुपुर्द कर दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया तो जाए, वो भीड़ खत्म हो जाएगी। भीड़ खत्म हो अब जाएगी बिल्कुल। तो ये चीजें पहले भी हो सकती थी ना, मगर अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, अब धीरे आ रहा धीरे है, नहीं, चलो बहुत अच्छी समय बात है। बाद बदलाव आ रहा है। तो देखिए, बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आपको क्या लगता है कि बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है? इस बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हादसे रुकने का नाम ही ले रहे हैं, क्योंकि देखते हैं हम कि आए दिन जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने बात की। तो और इसकी वजह से ये होता है कि जो लोग हैं अपने अपने परिवारों के सदस्य को खो रहे हैं। तो ऐसे में क्या सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाकर, सड़क सुरक्षा पर सेमिनार करके हादसे रुक जाएंगे, या जनता जागरूक हो जाएगी? दूसरे राज्यों से सीखा जाए या दूसरे देशों से, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रितिका जी, दुर्घटनाएं इतनी गंभीर होती है कि बीमारी से मरने वालों की संख्या से ज्यादा संख्या दुर्घटनाओं में मरने वजह वालों से होती है। आज एक और ये और है 18 साल से 45 साल तक के 70% दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जाते। सड़क सुरक्षा सप्ताह मना लिया जाता है 6 से 7 दिन, और उसके बाद में ये नहीं, इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तो बहुत कारगर स्तर पर काम करना पड़ेगा। 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन ये काम क्यों नहीं किए जाते? उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? देखिए, वो यही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है ये वीआईपी भी देखती है, ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन भी देखेगी, ट्रैफिक पुलिस चालान भी बनाएगी। तो जितनी संख्या पुलिस की होनी चाहिए जनसंख्या और वाहनों के हिसाब से, हर साल जो है 2-2 लाख वाहन बढ़ते हैं, उसके हिसाब से पुलिस थोड़ी बढ़ रही है। वाहनों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस की संख्या नहीं बढ़ रही है। अब आप देखिए, एक वर्ष में राजस्थान में 24,700 समथिंग है 2023 में दुर्घटनाओं की संख्या जी बिल्कुल। अब उसमें मरने वालों की संख्या 11,700 समथिंग, बताइए। और बाकी घायल है वो 2300 जो भी है, वो साले 23,000 करीब में घायल है। अब आप देखिए, एक दिन के अंदर 67 दुर्घटनाएं होती है। अब उसमें क्या होता है कि 32 आदमी मारे जाते हैं, 32 लोग उसके अंदर दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, और 63 घायल होते हैं। 63 घायल। तो आप देखिए, दुर्घटनाएं हुई 67, लेकिन मरे कितने? 32, और घायल कितने हुए? क्योंकि एक दुर्घटना में 3-3, 4-4 भी होते हैं। सही कह रहे हैं। अभी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, कार पलट गई है बड़े स्टेट आज की बात कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे कितना बड़ा हाईवे है साहब। आपने देखा होगा, आज खबर आपने जरूर सुनी होगी, एक बस चलते चलते आ रही होती है, अचानक डिवाइडर से टकराती है, डिवाइडर से टकराकर खाई में गिर जाती है, राइट साइड में जाकर के गिर जाती है। आपने देखा होगा, जिसमें कुछ लोगों की, 2-3 लोगों की जान भी है, उन्होंने अपनी गंवा दी। अब उसमें क्या घायलों की संख्या कितनी? बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो क्या है कि 6% के हिसाब से 6% मृतकों की संख्या बढ़ती है और 3% प्रतिवर्ष घायलों की संख्या बढ़ती है। पर साहब, आपने इतना लंबा अनुभव लिया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बड़े करीब से इन चीजों को देखा है, तो इतने हादसे होते हैं तो सरकार किसी तरीके का कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है? इतने ठंडे बस्ते में चीजें क्यों रहती हैं? एक ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड बना रखा है जयपुर में, जो जेडीए उसका प्रभारी इंचार्ज होते हैं, उसमें ट्रैफिक वाले भी आते हैं, नगर निगम वाले भी आते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं, जेडीए वाले भी आते हैं। जब एक स्पॉट पर 3 दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वहां पर उस बोर्ड के सदस्यों का जाना जरूरी है, ये कंपलसरी किया हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने कभी वहां जाकर के घटना स्थल पर देखा ही नहीं कि साहब ये बोर्ड के कोई 3 सदस्य आते हैं क्या वहां? आते हैं क्या? सिर्फ ये मेरे को लगता है कागजों पर है। कागजों पे नहीं। एक बार तो मेरी डिबेट थी इसमें, ठीक है, तो जेडीए में ये पूछा कि आप वो जो दुर्घटना ग्रसित जगह है वो बताओ कितनी है, वो बता ही नहीं पाए। और ये बताओ, अगर वो आप साल भर पहले आपकी हुई थी, तो अब उनकी स्थिति क्या है? अब उसकी तो नहीं बता पाए। अब आपने देखा होगा इस जेडीए सर्किल पे बिल्कुल 2 साल पहले
लगातार दुर्घटनाएं हुई। बिल्कुल हुई थी, सुबह 4 बजे हुई, 5 बजे हुई, लगातार, कोई किधर बिल्कुल, से आया टक्कर मार दिया। बैक टू बैक। अब क्या है, रोड इंजीनियरिंग। तो दुर्घटनाओं के मुख्य कारण में रोड इंजीनियरिंग बड़ी भूमिका निभाती है। बहुत बड़ी भूमिका। और उसके लिए क्या है, अब आप देखिए चौराहे पे कहीं तो डिवाइडर बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे कहीं हैं आप, दूर बना हुआ है, उसका नाप चोप भी नहीं है पूरा। नाप चोप भी नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप रामबाग से जेडीए आते हैं तो वहां चढ़ाई है। चढ़ाई है। अब मुझे बताओ कि क्या इतने बड़े सिविल इंजीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या किसी चौराहे के ऊपर आने से पहले ऐसे चढ़ाई पे गाड़ियां रुकती है? नहीं, पर जब मंत्री आते हैं, जब मंत्री आती है तो रातों रात सड़कें ठीक भी हो जाती हैं, ये भी देखा होगा आपने। तो क्या ये सब मंत्रियों की निगाह में चीजें नहीं है, या उनको असुविधा ना हो इसलिए रातों रात चीजें बना दी जाती हैं? देखिए बात यह है कि प्रजातंत्र में जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, इनकी एजुकेशन और ये किस चीज के एक्सपर्ट हैं इसके बारे में कोई वर्णन नहीं। अब आप देखिए, न तो आज तो अब तो फिर भी पढ़े लिखे आने लग गए, लेकिन कुछ समय पहले तो बिना पढ़े लिखे थे, कोई 10वीं पास था, कोई 11वीं पास था।
एसपी थे मिस्टर कुंवर राजदीप होने चाहिए, जो अभी एडिशनल कमिश्नर है, ये एसपी थे उस समय ईस्ट में। तो उन्होंने कहा यस, आपको बैठना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि आप अच्छे काम के लिए ऐसा कर रहे हैं, डिजर्विंग है और होना चाहिए। घंटे 2 घंटे बाद इनका भी रुतबा बदल गया। इन्होंने कहा भाई ऐसा है, गांधी सर्किल पे तो नहीं, शहीद स्मारक पे बैठो जाके, क्योंकि वहां सब बैठ सकते हैं कमिश्नरेट के सामने। मैंने वहां क्यों बैठू भाई, मैं कोई मेरे निजी कार्य के लिए तो हूँ नहीं, मैंने तो गांधी सर्किल चूज किया है और अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई है भी नहीं। और सुबह 11 बजे बैठूंगा, शाम को 5 बजे चला जाऊंगा, कोई आओ आओ नहीं तो मत आओ, मैं कुछ किसी को बुला थोड़ी रहा हूँ। लेकिन नहीं दी अनुमति, कहा पहले तो हाँ बोलिए आप बिल्कुल होना चाहिए, फिर उन्होंने कमिश्नर से बात की होगी, उन्होंने कहा नहीं मत बिठाओ इसको, आप तो दुनिया भर धरना प्रदर्शन वाले बैठे रहते हैं। प्रदर्शन वाले बिल्कुल। आप तो क्या है कि पुलिस के दमदार अधिकारियों की आज वर्तमान स्थिति में बहुत कमी है। ये अपनी पोस्टिंग्स के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, ये राजनेताओं की चाहे गलत हो चाहे सही बात हो, उसको करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि पहले एक डीजी हुआ करते थे अमिताभ गुप्ता जी, उनका भी वो राजनेताओं की बात मानते ही नहीं थे। अगर उनको किसी का ट्रांसफर कराना है, एसपी हटाना, तो हटाते ही थे। आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज तो एक एडीजी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा जोशी स्थिति है ये है कि हम सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर सिपाही का ट्रांसफर करते हैं तो जो लगा हुआ है वो किसी अप्रोच से लगा हुआ है। तो आप बताइए शासन कैसे चलेगा? थाने में थानेदार काम नहीं ले सकता सिपाही से, क्यों? क्योंकि वो राजनीति से लगा हुआ है। राजनीति से थानेदार का काम एसपी नहीं ले सकता, क्योंकि एसपी को पता है कि ये थानेदार किसकी सिफारिश से आया हुआ है। एसपी से डीजी नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि डीजी को ये पता है कि इस एसपी के पास क्या सामान है। तो अब जो हुआ पो की स्थिति ये चल रही है कि कौन किससे काम ले, कौन किससे काम ले। एक रूटीन का वर्क ये करवा सकते हैं, इससे ज्यादा ये करवा नहीं सकते किसी से, करवा नहीं तो वो अपनी राजनीतिक जो पहुंच है उसको काम में लेता है, उसको काम में लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए अगर बात करें कि जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि हम सब जानते हैं, शहर में, गांव में, हर जगह आबादी बढ़ती जा रही है और उसके अनुसार ही सुविधाओं का रोड मैप बनता है। फिर चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, उसी तरीके से पुलिस विभाग में भी स्टाफ को बढ़ाए जाए काम कर पाए, हमारे लिए सेवा कर पाए। देखिए रितिका जी, आज से 40-50 साल पहले, 50 साल समझ लीजिए, अंग्रेजों के जमाने से जो चली आ रही थी कि सिविल पुलिस अलग थी, आईबी अलग थी और एपी पुलिस अलग थी। एपी माने आर्म पुलिस। हम आपसे पूछने जा रहे थे, ठीक है। तो आर्म पुलिस क्या थी? ये रिजर्व पुलिस होती थी जो पुलिस लाइन में रहती थी। कहीं भी झगड़ा टंडा, कहीं प्रदर्शन, कहीं धरना प्रदर्शन होगा तो भेज दिया जाता था, तो वो जाते थे, थाने का एक अधिकारी साथ जाएगा और धरना प्रदर्शन कराया और फ्री हो गए। आईबी वो होती थी जो उस इलाके के बारे में जो सूचनाएं हैं, जिसको आसूचना बोलते हैं, वो सूचनाएं प्राप्त करते थे, वो अलग पोस्टिंग हुआ करती थी। फिर एक ऐसे डीजी आए, उन्होंने कहा भाई ये अलग अलग क्यों? उन्होंने क्या किया? उनको सबको शामिल कर दिया। अब शामिल कर दिया तो क्या हो गया? आईबी का जो अधिकारी है, जो भर्ती हुआ उस समय आईबी का, जिसने आईबी का काम किया है, वो जब इंस्पेक्टर बन गया और इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी बन गया, तो उसको थाने का डीवाईएसपी जा लगाया। अब उसको थाने की कार्यशैली का तो पता ही नहीं है। एपी का, आर्म पुलिस का सब इंस्पेक्टर डीवाईएसपी बन गया। अब आर्म पुलिस का सब इंस्पेक्टर को कोई जानकारी नहीं है कि एफआईआर को कैसे लिखते हैं, अनुसंधान कैसे करते हैं, वो बताइए। उनको एक मर्ज कर दिया। और वो प्रशासन कैसे करेगा? वो किसको दबाएगा? मेरे पास भी जब मैं सब इंस्पेक्टर था, तब मेरे ऊपर भी डिप्टी लगे थे ऐसे, जिनको कोई नहीं, फाइल में वो पुटअप चालान लिखते थे खाली। उनको ये पता नहीं कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। और इस तरह की चीज हो गई। अब आज क्या है? सारा बोझ उसी पुलिस के ऊपर है
अब आरएसी के आते हैं जवान, आरएसी वाले आने लग गए। लेकिन आप थाने के अंदर 3 प्रकार की पुलिस करें। आप देखिए, आपको बंबई में ये चीज मिलेगी। ठीक है। बंबई में एक सीनियर इंस्पेक्टर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्राइम का इंस्पेक्टर मिलेगा, एक आईबी का इंस्पेक्टर मिलेगा, एक लॉ एंड ऑर्डर का मिलेगा। उसके पास अपना अपना स्टाफ है। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी है ऐसा। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ चालू नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक ही इंस्पेक्टर है। अब हमारे यहाँ कैसे लगाएंगे ये? इनको करना चाहिए, कम से कम जयपुर में तो करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए माणक चौक है, वहां 200 का स्टाफ है। माणक चौक था, बिल्कुल बिल्कुल, इतने कांस्टेबल हैं, करीब 100-150 कांस्टेबल करीब होंगे। अब उनको कंट्रोल करने के लिए एक इंस्पेक्टर है। अब होना क्या चाहिए कि अनुसंधान के लिए जो आपका ग्रुप है, वो उसका इंस्पेक्टर एक अलग होना चाहिए, वो इंस्पेक्टर कहलाए, और जो एसएचओ है वो सीनियर इंस्पेक्टर कहलाए। वो सारा वो कंट्रोल करेगा। तो आने वाले समय में क्या, मेरा तो ये मानना है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको लागू करना कर देना चाहिए। और अब जैसे बीट प्रणाली हमने कर दी साहब, बंबई की तरह यहां भी अब नाम तो कर दिया हमने, बीट प्रणाली लागू कर दी। हाँ, बीट प्रणाली में सिपाही को पता ही नहीं है कि उसकी बीट में कौन रहता है। जानकारी एक सिपाही है, 2000-5000 मकान है। सही कहा। वो कब देख ही नहीं पाता कौन कहाँ रह रहा है, किसको कोई फुर्सत ही नहीं है। उस बेचारे को सम्मन वारंट तामील कराने से फुर्सत नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो जब तक बीट प्रणाली, देखिए मैं कोई 2002 में बंबई गया, ठीक है, किसी को पकड़ने के लिए। ठीक है, बंबई चला गया तो मैं संबंधित थाने में गया। मैंने कहा साहब मैं वहां से आया हूं। तो उन्होंने कहा ये बीट कांस्टेबल है 2, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं, आप जाइए और ये निगरानी रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। वहां चले गए, उसका मकान दिखा लिया, वो सब उनको उसको मकान पता है। मतलब हमको वो बता रहा है कि इस मकान जिसके लिए आप ढूंढने आए हैं वो इस मकान में रहता है, ऊपर इतने मंजिल में, और इसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज है। ये कौन बता रहा है? बीट कांस्टेबल। हमारे यहाँ पूछ के यहाँ जाओ, यहाँ बता देगा, यहाँ बता ही नहीं सकते। फिर मैं क्या हुआ, मैंने कहा मैं खाना वाना खा के फिर आता हूँ। आया तो वो सिपाही गायब, 2 दूसरे सिपाही मिले, चेंज। तो मैंने कहा भाई आप कौन? बोले साहब हमारी ड्यूटी चेंज हो गई। तो मैंने कहा आपको पता है कैसे? यस, वो आदमी है, उसके लिए है, उसको हम जानते हैं। वो पूरी बात जो उन 2 कांस्टेबलों को जानकारी थी, सारी इंफॉर्मेशन सारी उनको थी। ठीक है, इसको कहते हैं पुलिसिंग। पुलिस। आज हमारे यहाँ वो चीज कहाँ है? इस चीज को करने के लिए विचार करने चाहिए ना, और जिन्होंने ये चीजें देखी है उनसे पूछो तो सही कि भाई ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसी बीच हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अक्सर हमने सुना है, क्योंकि नौकरी के दौरान तो कोई पुलिसकर्मी कुछ कह नहीं पाता है खुलकर, तो आपने अपने विचार भी नहीं रख पाता है, लेकिन पूर्व डीजीपी स्वर्गीय अमिताभ गुप्ता जी का अक्सर हम जिक्र आता है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया। उन्होंने काफी प्रयास किया था कि स्थितियां बेहतर हो सके पुलिस विभाग में, लेकिन उसके बाद भी फिर गाड़ी ट्रैक से उतर गई। तो इस चीज को क्या माने? राजनेता नहीं चाहते थे कि पुलिस विभाग में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो अपने विभाग को बेस्ट बनाना चाहते ही होंगे। ऐसे में दिक्कत कहाँ आई? नियमों के आड़े आते हैं ये लोग, या इच्छा शक्ति की कमी है, या राजनीतिक दबाव है? जनता ये सब पूरी चीजों को क्या समझे? मैं इसमें आपको ये बता सकता हूं कि वो डीजी काम कर सकता है जिसको राजनेता ने गिफ्ट कि भाई आपको हम दे रहे हैं, आप आ जाइए, आपको डीजी बनाते हैं, और आप दौड़ के आए और कुर्सी पकड़ ली। वो डीजी ये काम नहीं कर सकता। वही डीजी ये काम कर सकता है जो काबिल। अब आपको बताऊं, मैं जब आया था पुलिस महकमे में, 83-84 की बात है, तो कंप्लेंट देने के लिए कोई कंप्लेनेंट आ रहा है तो सबसे पहले पुलिस वाले उससे दस्ता मंगाते थे। दस्ता, एक तख्ती मंगाते थे, दस्ता मंगाते थे, कार्बन मंगाते थे और पेन मंगाते थे, बॉल पेन। जाओ पहले वो लाओ। और आप देखोगे कि थानों के बाहर एक दुकान मिलती थी चाय की, उस दुकान पे दस्ता भी मिलेगा। सही बात है। जो चीज आपको लाना है थाने में, जो चीज चाहिए वहां, और वो मिलती थी। तब डीजी अमिताभ गुप्ता ने जब देखा कि यार इस चीज को खत्म करना चाहिए, ये बड़ी बीमारी है, गरीब आदमी बेचारा पहले परेशान होता है, फिर ये दस्ता और मंगाते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, ऐसी स्थिति जब मेरे ख्याल से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे पहली बार में, तो इन्होंने ट्रक भर भर के कागज मंगाए और इतने सप्लाई किए कि तुम अब लो पब्लिक से, कैसे पब्लिक से लो, नहीं ले पाए। और आज उस स्थिति को उसने तोड़ा। आज थानों से कोई मंगाता नहीं है। सही बात है। क्यों नहीं मंगाता? क्योंकि उसके बाद उस चीज को थोड़ा मेंटेन किया गया। इसी तरह से जब मैं 98 में आया था तो यहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की बिल्कुल कमी थी। ठीक है। मतलब थानों में रहने की जगह ही नहीं थी। मैं आदर्श नगर में आया तो एक क्वार्टर था यहाँ, क्वार्टर मिला था आपको? SHO का। तो मुझे यहाँ DIG ने कहा था, भाई जोशी तुम चूंकि कोटा से आए हो, हाँ। तुम्हारे रहने की यहाँ कहाँ जगह होगी। तो मैंने ऐसा थाना चूज किया जहाँ क्वार्टर है, और पुराना था, बरसों पुराना वो क्वार्टर। अमिताभ गुप्ता ने राजस्थान पुलिस एकेडमी में हजारों क्वार्टर बनवा दी, और इस आदर्श नगर के अंदर भी इतने क्वार्टर बनवा दिए कि मैंने वहां से हटकर नए जो फ्लैट बने थे उसमें मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहने लग गया। काफी पसंद किया जाता है। उन्होंने वेलफेयर का कितना काम किया। बिल्कुल, तभी उनको काफी पसंद और किया उसके जाता है, बाद लोकप्रिय है। उन्होंने करने के बाद उन्होंने जो किया उसके बाद फिर किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं, आज तक नहीं किया किसी ने भी। अब जैसे बजट आता है पुलिस का, बिल्कुल, अब क्या है, मेरी राय ये थी कि क्वार्टरों की कमी रहती है, अभी भी रहती है। नए सब इंस्पेक्टर आते हैं, नए IPS आते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो एक हाउसिंग स्कीम राजस्थान में बनानी चाहिए। ये शायद महाराष्ट्र में है या कहीं और जगह है, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन स्कीम बनानी चाहिए कि जैसे JDA से एक जगह ले ली पुलिस की और उनसे कह दिया भाई हम ये क्वार्टर बना के देंगे। ठीक है। IPS की ये हो गई, RPS की ये हो गई, सब इंस्पेक्टर की ये हो गई, कांस्टेबल की ये हो गई। राइट। आप जो किराया आपको देना है, मतलब सरकार देती ना, आज मैं यहाँ रहूंगा, जो किराया मेरे को सरकार देगी वो किराया तो आप उसमें एडजस्ट कर लीजिए। पहली चीज, जो लोन आप ले रहे हो उस लोन को मेरे से ले लीजिए, और मैं रहते रहते 10 साल में उस मकान का मालिक भी हो जाऊंगा। सही बात है। दूसरा, मेरे बच्चे वहां एक स्थायी जगह पर रहकर पढ़ सकेंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, और जो अधिकारी आते ही भ्रष्टाचार करते हैं, IAS, IPS, RPS आके जल्दी से देखते हैं कि मुआना मंडी में जमीन मिल रही है क्या, कोई कहाँ जमीन मिल रही है, आएंगे और झट बेईमानी में शामिल हो जाएंगे, एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेंगे कि आने वाले समय में अपने को जयपुर में जमीन मकान बनाना पड़ेगा तो अपन ले लो। वैशाली नगर में ले रहे हैं ना इतने सारे, ये क्या है, इनके फोर फादर की कोई जमीन थोड़ी थी, इन्होंने अभी खरीदी है, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले, यही आके तो खरीदी है। तो क्या होता है कि बेईमानी रोकने के लिए हम ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे क्या होगा, पुलिस बेईमानी नहीं करेगी। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा चीख पुकार करते हैं भ्रष्टाचार पे। मैं आया नौकरी में 83 में, तो मुझसे फार्म भरवाओ, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके भाई की क्या है, आपके बहन बहनोई क्या करते हैं, मतलब मेरे सराउंडिंग कितने लोग हैं, उनकी क्या क्या है, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं लिखे हम, हमसे लिखवाओ अगर हम सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, और फिर हर साल उसका रिव्यू करा लो कि भाई प्रॉपर्टी बताइए आपके क्या हुआ। अभी करते हैं ये, लेकिन कोई न तो उसको देखता है, न उसको पूरा भरता है, कुछ नहीं करते हैं, नाम मात्र का वो काला माता है, आपके प्रॉपर्टी का वो हिसाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप तो वो जो पैदा हुआ पुलिस में या किसी भी विभाग में, उस समय उससे शपथ पत्र ले लो, और फिर उसके बाद हर साल उसके शपथ पत्र को नापने का एक दायरा बना लो, एक विभाग बना लो, अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। आने वाले समय में रितिका जी आपको बता दूं, आधार से सब चीजें जुड़ेंगी, जुड़ चुकी हैं साहब, अभी नहीं जुड़ी है, अभी जुड़ी नहीं है, अभी तो पैन जुड़ा ही नहीं है आधार से, वो जुड़ेगा, उसके बाद में फिर आपकी प्रॉपर्टी जुड़ेगी।
अब अभी क्या है, अभी तो उस आधार की कोई वैल्यू नहीं है, आप खरीद लेते हैं तो तो आने वाले समय में तो क्या भ्रष्टाचार में कमी आएगी, आपको क्या लगता है इस तरह देखिए, की? मैं जैसे मानता हूं हम्म, कि जिस तरह से लोगों की निगाहें इस तरफ आ रही हैं, क्योंकि ये दीमक की तरह इस देश को भ्रष्टाचार चाट रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, घरों में 300-300 करोड़, 400-400 करोड़ नगद मिल रहे हैं, नगद मिल रहे हैं, दुकानदारों के पास मिल बिल्कुल। रहे हैं, अफसरों के पास मिल रहे हैं, मंत्रियों के पास मिल रहे हैं, चपरासी के पास मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। ठीक है। कारण क्या है कि जब हर चीज, अब जैसे आपको पे फोन, पेटीएम, बिल्कुल। इनसे पेमेंट पहले नहीं था ना, बिल्कुल। अब आज पेमेंट उससे होने लग गया। आप देखिए कि इंडिया गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा इनकम ही उससे ही है, बिल्कुल। और 2 नंबर का पैसा ही कम हो गया, लोग लेते ही नहीं है, लेंगे तो उसको देंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ। हर चीज का हिसाब देना कहने का मतलब जरूरी हाँ, है, तो ये चीज बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए कहने का मतलब है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों ने क्राइम, भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अपराधों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। थोड़ी राजनीति की बात हम आपसे करना चाहेंगे, तो राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकारें सही मायनों में चाहे तो क्या क्राइम कम हो सकता है? ये आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, समाज में अपराध बंद नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। ठीक है। और कम कैसे हो सकते हैं? जब हमारे राजनीतिक दल के जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, उनकी मंशा ईमानदारी से शासन करने की होगी। ये नीचे से ऊपर नहीं चलता है, ये ऊपर से नीचे आता है। अगर ऊपर ईमानदार होगा तो नीचे वाला ईमानदार होगा, उससे नीचे वाला ईमानदार होगा। अब ये क्या करते हैं, एक सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया 5,000, 10,000, तो एसएचओ का कोई रोल ही नहीं है। एक एसएचओ पकड़ा गया तो डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी का कोई रोल नहीं है, एसपी का कोई रोल ही नहीं है, सुपरवाइजरी अधिकारी है। आपने उससे पूछा कि तुम्हारा ये आदमी पैसे खा रहा है? नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम आईपीएस है, अभी पकड़े गए पिछली बार 5-5, 15-15 लाख रुपए लेते हुए, आईएएस पकड़े गए, कलेक्टर पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए हैं। तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजरी अधिकारी, उससे पूछा गया? अब जैसे एक अजमेर में एक लेडी पकड़ी गई थी, वो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए लेते थे। उनके जो सुपरवाइजरी अधिकारी थे, आईजी या एडीजी या ऐसे, उनसे पूछा कि तुम्हारे अंडर में ये काम कर रहे हैं, ये इतने पैसे ले रहे हैं, तुम्हें जानकारी है क्या? उनसे कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। तो जब तक जिम्मेदारी का निर्वहन कराने की बहुत ज्यादा नहीं होगी सरकार में इच्छा शक्ति, तब तक ये चीज नहीं, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। देखिए, बहुत सारी आज आपसे बातें की, और वाकई में बहुत ही कम पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो इतनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अब मैं एक और बात बता दूं आप जी, क्योंकि ये मैं विशेष लाया था, एक चीज की और जानकारी नहीं है लोगों को। वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट होता है, ये जानकारी से मुझे ही नहीं थी, तो मेरे को जब हुई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या होती है ये है कि ट्रक है, ठीक है, कार है, एक ड्राइवर ट्रक से उतरा, कार से उतरा, पानी पीने जा रहा है, और दूसरी तरफ से वाहन आया, चपेटा मारा, वो मर गया। ठीक है। अब बताइए क्या होगा? वो तो मर गया, बिल्कुल। एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, किससे हुआ? उससे, उसकी गाड़ी से तो हुआ ही नहीं, उसकी गाड़ी तो साइड में खड़ी है, वो उतरा, हाँ। पास में से गाड़ी निकली और मार दिया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त, हर जिले में बैठता है। ठीक है। और उसमें यह माना जाता है कि मिनिमम 18,000 रुपए वेज मानते हुए उसकी उम्र का गुणा करके, अच्छा, ये पेमेंट ये दिलवाते हैं उस कंपनी से। इस चीज की जानकारी है ही नहीं है। काफी सारी आपसे नई चीजें, काफी सारी नई जानकारी, काफी सारे जो नए नियम हैं, हम काफी सारे लोगों से मिलते हैं, काफी सारे लॉयर्स भी आते हैं, पर योगेंद्र जी, जैसे कि सही में आज आपसे काफी सारी जो नई जानकारी मिली है, मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे आज दर्शक है, जो आपको देख रहे हैं, वो एकदम बंधे हुए बैठे होंगे, आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे। तो योगेंद्र जी, आज तो खैर आपने हमको तमाम जानकारी दी। हम चाहेंगे कि हमारा कोई नेक्स्ट एपिसोड हो, इस तरह की चर्चा जो है हम आपसे फिर से जारी रखना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, काफी सारी, मुझे भी अच्छा लगा कि मैं ये सब चीजें बता पाया,
जी। नागरिकों को अगर इससे मेरे लाभ मिलता है तो पुलिस से संबंधित या किसी और से संबंधित अपना विषय बताएंगे तो आपको मैं पूरा गाइड करने का प्रयास नहीं करूंगा। योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारे स्टूडियो में पधारे उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें। तो देखिए, योगेंद्र जोशी जी का मानना है कि हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है खाकी, हमारे वतन के वीरों का सम्मान है खाकी, हमारा मान है वर्दी, हमारा अभिमान है खाकी, वतन के दुश्मनी तुम्हारे लिए शमशान है खाकी। मुझे अभिमान है इसका कि मैं अंग वर्दी का बड़ी किस्मत से मिलता है एक खाकी रंग वर्दी का। योगेंद्र जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हम आपको देना चाहेंगे कि आज आप हमारे स्टूडियो आए। आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, आप देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। तो मिलते हैं अगले खास मुलाकात के क्रम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21। जय हिंद।